बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गज़ा के हवाले से आज का वीलॉग और वहाँ की अपडेट जो है वो जारी रहेगी, और मैंने ये सोचा है कि आपको लम्हा बलम्हा वहाँ की जो सूरत हाल है गज़ा के अंदर वो आपको बताई जाएगी, और दुनिया में इस हवाले से क्या हो रहा है, अमेरिका क्या सोच रहा है, जंग बंदी के हवाले से क्या बातें हो रही हैं, और अगर कोई मौसीकी का प्रोग्राम होता है तो उसमें भी जो तनकीद की जाती है इसराइल के ऊपर तनकीद बर्दाश्त करने वाले बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन बहरहाल बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ जुल्म होता है तो एक ना एक दिन जुल्म ने मिटना ज़रूर होता है। आवाज़ लोग ज़रूर उठाते हैं, लेकिन वो लोग जो कम दर्जे का ईमान रखते हैं वो सिर्फ अंदर से ही किसी को बुरा कहते हैं, लेकिन ज़बान से किसी को बुरा कहना, ज़बान से जुल्म करने वाले जालिम को जालिम कहना और फिर हाथ से रोकना, ये जो दर्जे हैं इसमें से आप और मैं किस दर्जे पे फाइज होते हैं। लेकिन कम अज़ कम हमें अपनी ज़बान से इस वीलॉग के ज़रिए और सोशल मीडिया पे कम अज़ कम वीलॉग्स करने चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि रिज़्क हमारा इस वीलॉग से है तो मेरा चैनल जो है वो बंद हो जाएगा, मेरा चैनल जो है इस पे स्ट्राइक आ जाएगी। इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, यानी कि अल्लाह पाक जो हैं जनाब, वो रिज़्क का जो बंदोबस्त है वो अल्लाह पाक ने खुद ही किया होता है इंसान के लिए। सबसे पहले खबरें, बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं इसराइल के हवाले से, इसराइल की कंडमनेशन के हवाले से। उसमें यह है कि बरतानिया के मारूफ जो ग्लास्टनबरी म्यूज़िक फेस्टिवल में फ़नकारों ने फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए इसराइली मज़ालम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। और इसमें यह है कि बरतानिया के ग्लास्टनबरी म्यूज़िक फेस्टिवल पर परफॉर्मर्स ने हाज़रीन से इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे लगवाए। फेस्टिवल में आयरिश रैप ग्रुप नीकैप ने अपने परफॉर्मेंस जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके दौरान बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर को हदफ तनकीद बनाया, जबकि रैप पिंक जोड़ी बॉब वाइलन ने स्टेज पर आकर इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ IDF मुर्दाबाद, डेथ टू द IDF के नारे लगवाए। हालिया दिनों में नीकिया फ़लस्तीन के हक़ में इसराइल मुखालफ मौक़िफ़ के बायस सुर्खिया में रहा है। नीकिया अपने हज़ारों तमाशाइयों के सामने बरतानवी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ नारेबाजी की, और दूसरे लोगों ने भी काफ़ी नारेबाजी की। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बातें हैं ये अभी कहनी शुरू कर दी हैं। फेस्टिवल के शरीक बानी माइकल एवस ने एक बयान में कहा है कि जिन्हें इवेंट की सियासत पसंद नहीं वो कहीं और जा सकते हैं। और मकामी पुलिस ने एक्स साबका ट्विटर पर जारी बयान में कहा है कि दोनों ग्रुप्स को की वीडियोस का जायज़ा लिया जा रहा है ताकि फैसला किया जा सके कि किसी किस्म की कार्रवाई की जाए या नहीं। ताहम फेस्टिवल के मुंतज़मीन ने हुकूमती तनकीद को मुस्तरद कर दिया। जनाब, ये वाली खबर जो बड़ी अहम थी, और इसमें यह था कि ये BBC से बराह रास्त नशर की जा रही थी परफॉर्मेंस जो ग्लास्टनबरी फेस्टिवल की बाकायदा कवरेज करता है। BBC के तर्जमान ने कहा कि बॉब वाइलन के तबसरे इंतहाई नागवार थे, और ये परफॉर्मेंस अब ऑन डिमांड सर्विस पर दस्तयाब नहीं होगी। तो बरतानवी हुकूमत ने भी इन नारों की सख्त मज़म्मत की है, जबकि लंदन में मौजूद इसराइली सफारत खाने ने इसे इश्तिआल अंगेज़ और नफरत अंगेज़ करार दिया है। मुझे आप एक बात बताएं, अगर इसराइल के ख़िलाफ़ उनको तनकीद किया जाए, जहाँ पे मुसलमानों और मज़लूम के ऊपर जुल्म मज़लूमों के ऊपर हो रहा है और बच्चों को खुराक लेते हुए शहीद कर दिया जाता है, उनके हवाले से उनके ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़, यानी कि उनकी फ़ौज के ख़िलाफ़, IDF के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है तो जनाब इसको क्यों कहा जाता है कि ये इश्तिआल अंगेज़ और नफ़रत अंगेज़ है। ये वो गठजोड़ है जो यहूदियों और ईसाइयों का आपस में है। हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री में जाकर फिर किसी दिन आपको इस पे एक और मैं वीलॉग ज़रूर करूँगा। तो फेस्टिवल में जो शरीक लोग थे उनके हवाले से 31 साल शख्स जो मैक कैब ने कहा है कि अगरचे मैं वायलन के नारे से पूरी तरह मुतफिक नहीं, लेकिन गज़ा में जो हो रहा है इस पर सवाल उठाना बिल्कुल हक बजानब है। ये हैं वो बातें जो फिर चुभती हैं, जो इसराइल के हामी हैं, जो यहूदियों के हामी हैं। चलते हैं अमेरिका
کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیلی وزیر پر دباؤ ڈالنے کا منصوبہ، مصر کی 60 روزہ سیز فائر کی جو نئی تجویز ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جناب یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ٹائمز آف اسرائیل کے ذرائع نے بتایا ہے کہ جنگ بندی میں حائل باقی اہم رکاوٹوں میں سب سے نمایاں مسئلہ حماس کا یہ مطالبہ ہے کہ اسرائیل غزہ میں اپنے فوجی آپریشن کو مستقل طور پر ختم کرے۔ اس کے برعکس اسرائیل صرف ایک عارضی جنگ بندی چاہتا ہے تاکہ اگر ضرورت پڑے تو لڑائی دوبارہ شروع کی جائے۔ اسرائیلی اخبار ہارتز نے وائٹ ہاؤس کے سینئر حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے اعلیٰ حکام جو ہیں رون دیر مر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے اعلیٰ حکام نے کہا ہے کہ وہ غزہ پر حملہ ختم کرنے اور باقی اسرائیلی قیدیوں کی واپسی کے لیے معاہدے پر آمادہ ہیں۔ مزید یہ کہ اسرائیلی حکام اسرائیل پر یہ بھی واضح کریں گے کہ حماس کو مکمل طور پر ختم کرنے کی اسرائیلی پالیسی کو فی الحال مؤخر کیا جا سکے۔ جناب اس طرح کی گفتگو ہوئی ہے اور ہم مستقل جنگ بندی کی طرف بڑھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مصری وزیر خارجہ کی طرف سے ایک بیان آیا ہے اور اس میں جو مصری وزیر خارجہ ہے بدر عبدالعاطی، انہوں نے مقامی ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیا ہے اور انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک پائیدار حل اور مستقل جنگ بندی کی طرف بڑھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تجویز مصر، قطر اور امریکہ کی مشترکہ کوشش ہے اور یہ ایک مستقل جنگ بندی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جناب مسلمان اور خاص طور پہ عرب، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ برباد ہو چکے ہیں بلکہ تباہ ہو چکے ہیں اور یہ اس طرح نہیں اٹھ رہے جس طرح ان کو کھڑے ہونا چاہیے ان فلسطینیوں کے حق کے لیے۔ ایک چینل ہے الجزیرہ، ان کی کوریج بہت اچھی جا رہی ہے اور وہاں پہ لوگوں کے حوالے سے اور بلڈنگز کے حوالے سے جو قطر میں الجزیرہ کا ہیڈ آفس ہے اور قطر سے چلنے والا یہ جو چینل ہے الجزیرہ، اسرائیل اس کے بہت خلاف ہے اور اسرائیل کی آنے والے دنوں میں یہ سازش ضرور جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے کہ وہ یہ الجزیرہ ٹی وی جو قطر میں قائم ہے اس کو کسی طریقے سے ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ ایک خبر تھی ارلی، میں نے کہا آپ کو یہ میں بتا دوں۔ عالمی ادارہ صحت نے غزہ میں جنگ بندی کو بہترین مرہم قرار دیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ غزہ میں کیسے سسک رہے ہیں۔ غزہ میں بچے جو چھوٹے بچے ہیں وہ کیسے بلپ رہے ہیں۔ ان کو دودھ چاہیے، ان کو خوراک چاہیے، ان کو پانی چاہیے۔ یہ الجزیرہ کی طرف سے کافی زیادہ اس پہ کوریج کی گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی جو رپورٹ ہے جو میں دیکھ رہا تھا، آپ بھی تھوڑی سی دیکھ لیں، میری تو ہمت نہیں پڑ رہی، لیکن مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ ایک ہونے کی کوشش کریں گے، مسلمان بن کے اور مسلمان ہو کے اور ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اسرائیل کی پالیسیوں پہ زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں۔ اس وقت خطرناک اسکیموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس حل موجود ہے۔ ہمارے پاس ایک تفصیلی پلان موجود ہے جو انسانی اصولوں کے تحت غیر جانبدار اور آزادی پر مبنی ہے۔ لوگ مارے جا رہے ہیں، لوگ خود کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خوراک حاصل کرنے کی جدوجہد میں مارے جا رہے ہیں۔ خوراک کی تلاش کبھی بھی موت کی سزا نہیں بن جانی چاہیے۔ آپ نے دیکھا، مجھے تو دیکھا نہیں جا رہا کہ اتنا ظلم ہے وہاں پہ اور ہم یہاں پہ کھانے دعوتیں کیا کچھ نہیں کر رہے۔ فرانسی جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ میں بگڑتی انسانی صورتحال پر فوری عالمی اقدامات کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے اور وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں فلسطینی امداد حاصل کرنے والوں کی اسرائیل فورسز کے ہاتھوں شہادت کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اسے شرمناک سمجھتے ہیں اور اسے انسانی وقار کی توہین بھی سمجھتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کی ہے اور ٹرمپ کا ایک بار پھر غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر زور۔ غزہ میں معاہدہ کرو، یرغمالیوں کو واپس کرو۔ صدر ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر پیغام ہے۔ نیتن یاہو کرپشن کیس کی مذمت پر ٹرمپ سے جناب جو ہے وہ اظہار
जो तशक्कर है, इस हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि उसमें यह है कि मेक द डील इन गज़ा, गेट द हॉस्टेजेस बैक, DJT। वाज़ेह है कि जुमे के वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा था कि इन्हें यकीन है कि जंग बंदी करीब है और ये अगले हफ्ते के अंदर तय पा सकती है। ये ऐसे वक्त में बयान जो है वो आया है जब गज़ा में जारी जंग में हज़ारों अफराद शहीद हो चुके हैं और इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जबकि सालसी की कोशिशें दोबारा जोर पकड़ रही हैं। दूसरी जानब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया है, जिन्होंने नेतन्याहू के खिलाफ जारी करप्शन मुकदमे की मजम्मत की है। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितने मुखलिस हैं ये लोग आपस में दोनों, लेकिन हमारे लिए और मुसलमानों के लिए और दुनिया को बेवकूफ़ किस तरह बना रहे हैं, ये आपके सामने है। बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक एक्स पे लिखा है कि एक बार फिर शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप, हम मिलकर मशरिक़ वुस्ता को दोबारा अजीम बनाएंगे। और एक तरफ यहूदी जो कत्ल कर रहे हैं, जो मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं, वो उनकी दास्तान आपके सामने है। अच्छा, बिन्यामिन नेतन्याहू के हवाले से है कि नेतन्याहू को जाना होगा। ये इसराइली वज़ीर-ए-आज़म, इसराइल के ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, नफ्ताली बेनेट ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को ओहदा छोड़ देना चाहिए। ये जनाब खबरसां इदारे AFP के मुताबिक बेनेट ने इस बात की वजाहत नहीं की कि वो आइंदा इंतखाबात में नेतन्याहू को चैलेंज करेंगे या नहीं। इसराइल के चैनल जो 12 को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नेतन्याहू 20 साल से इक़्तिदार में है और ये बहुत ज़्यादा और मुफीद नहीं है। मज़ीद कहा कि बिन्यामिन नेतन्याहू मुआशरे में बढ़ती हुई तकसीम के बड़े ज़िम्मेदार है। इनका इशारा इसराइली मुआशरे के अंदर गहरी सियासी जो इख्तलाफ और तनाव की तरफ था, जहाँ नेतन्याहू की हामियों का हल्का मजबूत है, लेकिन इनके नाकदीन भी बहुत शदीद अंदाज में इनकी मुखालफत कर रहे हैं। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को जाना होगा। दाएँ बाजू से ताल्लुक़ रखने वाली नफ्ताली बेनेट ने 2021 में नेतन्याहू को सख्त नाकद के साथ मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनाई थी, जिसने नेतन्याहू को मुसलसल 12 साल इक़्तिदार के बाद वज़ारत उज़्मा से हटा दिया था। उन्होंने नेतन्याहू हुकूमत की जो फैसला ना करने की सलाहियत पर तनकीद करते हुए जोर दिया कि अब एक जामे मुआहदे की फौरी ज़रूरत है, जिसके तहत गज़ा में मौजूद तमाम बाकी मानदा यरगमालियों को रहा कराया जाए। आपने एक चीज़ नोट की है कि ये अपने लोगों की बातें कर रहे हैं सारे के सारे, और जो गज़ा में जंग बंदी की कोशिशें जो भी हो रही हैं, इसराइल के हमलों में जो मज़ीद एक दिन के अंदर 80-70 इस तरह लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और हज़ारों उसमें ज़ख्मी हो जाते हैं। जिस तरह के ये हमला एक हुआ था कि एक साइकिल वाला एक मिसाइल हमले में किस तरह बच रहा है।